हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंडर जो एक टॉपिक आता है एलपीजी। एलपीजी मींस एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। ये हमें क्यों करना पड़ा था, गवर्नमेंट को इंडिया की क्यों करना पड़ा था? क्योंकि इंडियन अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमें ये पता लगता है कि इंडियन हिस्ट्री में 1991 से पहले इंडिया के पास अपना सब कुछ मैनेजमेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 10 दिन का ही फंड बचा हुआ था। उस फंड को मैनेज करने के लिए जो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अभी प्रीवियस इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं नरेंद्र मोदी जी से पहले, उन्होंने एलपीजी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ये उन्होंने लॉन्च की थी, जिससे कि इंडिया की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी उसे कंट्रोल किया जा सके, उसे इम्प्रूव किया जा सके। एलपीजी का मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये भी आपके सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लाइफ में भी काम आने वाला टॉपिक है, तो इसको ध्यान से सुनना। तो इकोनॉमिक पॉलिसी का पर्पस क्या था? इंडियन इकोनॉमी को रिफर्बिश करना, एक तरह से दोबारा से रिन्यूवेट करना। तो अब लिबरलाइजेशन होता क्या है? लिबरलाइजेशन होता है कि एक तरह से लिबरल हो जाना, बल्कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना होना, कोई भी बैरियर्स ना रखना, कोई भी लाइसेंसिंग सिस्टम या कोटा वगैरह ख़त्म कर देना बिल्कुल। जैसे कि बिज़नेस में कोई भी एंटर कर सकता है, जिसको भी बिज़नेस करना है उसे लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई कोटा या कुछ स्पेशल कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बिज़नेस उसमें कर सकता है। तो मीन्स एबोलिशन और एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मैनी मोर रिस्ट्रिक्शंस। सभी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई कि भाई अगर आपको ये बिज़नेस करना है तो आपको पर्टिकुलरली कोई लिमिटेशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर कि आपको यही करना पड़ेगा, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और आपको नहीं मिल सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ जो 1991 से पहले थी वो सारे बैरियर्स बिजनेस पे से हटा दिए गए थे। तो मतलब कि कोई किसी को लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी को कोई सर्टिफिकेट या कोई कोटा सिस्टम नहीं होता था, वो सब कुछ हटा दिया गया था 1991 के बाद में। तो कंट्रोल्स विच वर पुट ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991, जितने भी सारे कंट्रोल्स रिस्ट्रिक्शंस थी 1991 से पहले बिजनेसेस के ऊपर कि आपको अगर एंटर करना है तो आपके पास पर्टिकुलरली कोई लाइसेंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जो कि अब ऐसा नहीं है, काफ़ी रिमूव कर दिया गया है। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा है बिजनेसेस पे कि कोई भी एंटर उसमें कर सकता है। तो पहला ही पॉइंट है इसका, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग मीन्स फ्री एंट्री, कोई भी उसमें एंटर कर सकता है, किसी को भी लाइसेंस के लिए अप्लाई या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है कि बिजनेस को बढ़ाना, साइज उसका बढ़ाना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज कम करना, उससे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी कुछ बिजनेस पे सेल्फ डिपेंडेंट है। फिर नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट्स। जो इनकम टैक्स है या जो कंपनी टैक्स होता है, कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट टैक्स जिसको हम बोलते हैं, उनके रेट्स में कमी कर देना। मतलब कि पहले क्या लगता था, 50% टैक्स लगता था इनकम पे, सॉरी कंपनी से प्रॉफिट पे, अब वो 30% तक ला दिया गया है। जिससे क्या होता है कि अगर हमारा टैक्स हम कम पे करेंगे तो हम ज़्यादा उसमें बिजनेस की करने की सोचेंगे। तो टैक्स रेट के बढ़ने की, कम होने की वजह से भी बिजनेस ग्रो करने लगे थे। फिर हुआ कि फ्रीडम मिली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, हर एक चीज़ में ही फ्रीडम मिल गई कि अगर आपको बिजनेस में एंटर करना है तो भी आपको लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी आपको फ्रीडम है कि आप कहीं भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिक्स करना है आपको प्राइसिंग। प्राइसिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस में, कि जो आप बेच रहे हो उसका प्राइस क्या रहेगा, उसकी भी आपको फ्रीडम मिल गई कि आप जितना भी मर्जी प्राइस रखना चाहो रख सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट के अंडर एक चीज़ होती है, टर्म होती है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिससे कि उससे लिमिट से एक्सीड नहीं होना चाहिए, उसके अंडर आप कुछ भी प्राइस रख सकते हो। लेकिन अगर MRP 25 रुपये है तो आपकी मर्जी, आप 5 रुपये रखो, 10 रुपये रखो, 18 रुपये रखो, 12 रुपये रखो या 25 रुपये रखो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हमने लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक लिबरल सिस्टम जहाँ पे किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन या कोई कंट्रोल या कोई स्पेसिफिकली ओवर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, कोई भी बिजनेस में एंटर कर सकता है और कोई भी प्राइस फिक्स कर सकता है। टैक्स रेट्स कम कर देना जिससे कि बिजनेस और उसमें एंटर कर सकें। इसका इफेक्ट क्या होता है लिबरलाइजेशन के, अगर हम लिबरलाइजेशन कर देते हैं तो उससे बहुत सारे बिजनेसेस, न्यू बिजनेसेस जो होते हैं वो उस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, और एंटर करने से क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा कि जो पब्लिक है उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स मिल पाएगा। फिर नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि जो प्राइवेट बिजनेसेस, एंटरप्राइजेज हैं, उनके हाथ में कंट्रोल दे देना, पब्लिक सेक्टर का थोड़ा कम करके या उसे बिल्कुल ही खत्म करके। तो ये क्या होता है, गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर क्या होता क्या है कि जिनका कंट्रोल या मैनेजमेंट जो होती है गवर्नमेंट के हाथ में होती है। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम में टोटल 44 सेक्टर्स ऐसे थे जो पब्लिक सेक्टर के अंडर आते थे।
बल्कि प्राइवेट एंटरप्राइजेज उसमें मैनेज या कंट्रोल उनका कोई भी नहीं था। अब टोटल सिर्फ 2 ही ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल, सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल है, प्राइवेट बिजनेस को कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे रेलवेज़ है, रेलवेज़ गवर्नमेंट के अंडर आती है तो वो एक पब्लिक सेक्टर है। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम करना और प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइजेस का थोड़ा बढ़ाना या फिर मैक्सिमम उनका ही कर देना। तो पहला पॉइंट है इसमें डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करना, खर्च, मतलब कि एक तरह से हमें उसमें कैपिटल लगाना। डिस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, जो पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है उसे बेच देना, अपना जो शेयर है वो ख़त्म कर लेना और प्राइवेट एंटरप्राइजेस का उसमें शेयर लगा देना। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो कि गवर्नमेंट का किसी जगह 7,000 करोड़ रुपए लगा हुआ है, तो गवर्नमेंट 7,000 करोड़ का जो शेयर है अपना वो प्राइवेट बिजनेसेस हाउसेस को बेच देगी, जिससे उनकी डिस इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, उनका अपना शेयर अलग हो जाएगा और जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं वो उसमें बिजनेस करेंगे। फिर नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट, जो मतलब कि गवर्नमेंट का शेयर है, जो स्टेक है उसे कम कर देना 49% तक। 49% का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम होता है 51%, जो मेजोरिटी हम बोलते हैं जिसको, जिसकी मेजोरिटी होती है वही उसी की ओनरशिप होती है और उसी की मैनेजमेंट होती है। 51% जो है अगर प्राइवेट बिजनेसेस का अगर हो जाता है शेयर, तो उस केस में प्राइवेट जो इंटरप्राइजेस हैं उनकी मैनेजमेंट रहेगी, उनका कंट्रोल उसमें रहता है। गवर्नमेंट कभी कभी कंट्रीब्यूट कर लेती है 49% में, जिससे कि थोड़ी बिजनेस को भी हेल्प हो सके। फिर नेक्स्ट है सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसके जिसको हम बोलते हैं BIFR। एक बोर्ड बनाया गया था इंडस्ट्रियल को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कि कौन सी इंडस्ट्री सिक है या जो लॉस में चल रही है उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है कि उनको थोड़ी कुछ फाइनेंशियल हेल्प दे देना या फिर किसी और फर्म के साथ लिंक कर देना, जो जॉइंट वेंचर में ऐड कर लेना उनको। तो लिबरलाइजेशन कहता है कि बिल्कुल फ्री, मतलब कोई भी बैरियर, रिस्ट्रिक्शंस, लाइसेंसिंग सिस्टम हटा देना, जैसे नई बिजनेसेस भी उसमें एंटर कर सकें। प्राइवेटाइजेशन में क्या था कि पब्लिक सेक्टर को थोड़ा कम कर देना और प्राइवेटाइजेशन बल्कि प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइजेस को उसमें मौका देना उसमें एंटर करने का, जिससे कि वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स बना सकें। इसका एक पर्पस ये भी था कि प्राइवेटाइजेशन का जो पब्लिक सेक्टर था उसमें काफ़ी लॉसेस भी हो रहे थे, उनको कवर करने के लिए गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम होती है सिर्फ टैक्सेस से, जो उन्हें आगे एक्सपेंडिचर करना होता है, जो हम पढ़ते हैं फिजिकल पॉलिसी में कि गवर्नमेंट को टैक्सेस कितने लेने हैं, उनको फिर खर्चा कहाँ करना है, मतलब कि खर्चा भी कहाँ और किस रेशो में करना है, एजुकेशन में कितना करना है या फिर डिफेंस में कितना करना है या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना करना है, वो सभी आता है पब्लिक सेक्टर के जो खर्चे हैं, गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं। तो उन्हें अब ये देखना था कि लॉस को कवर करने के लिए उनके पास क्या ऑप्शन था कि प्राइवेट सेक्टर अगर उसमें एंटर कर जाता है, कंट्री भी ग्रो कर पाएगी और उनका लॉस भी नहीं होगा। तो ये था प्राइवेटाइजेशन। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन। LP हो चुका, अब G पे हम आते हैं। ग्लोब का मतलब जैसे हमें पता है कि वर्ल्ड होता है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को एक तरह से जोड़ देना। रिमूव ट्रेड बैरियर्स एंड इंश्योर्स फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड ऑल अराउंड द ग्लोब, मतलब कि सारे जो कंट्री से बॉर्डर्स थे वो हटा दिए गए। अब कोई भी सामान किसी भी कंट्री का किसी और कंट्री में यूज़ होता है, खरीदा बेचा जाता है। तो इसका मतलब खाली यही है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जैसे MNCs होती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जैसे इंडिया में डोमिनोज है, इंडियन कंपनी नहीं है लेकिन इंडिया में सामान उसका बिकता है, जैसे बाटा है, रीबॉक है, या कोई सैमसंग है, या कुछ एप्पल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया की नहीं है लेकिन इंडिया में भी उसकी डिमांड है। तो इससे ग्लोबलाइजेशन से क्या पॉसिबल हुआ, बाहर से जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरी कंट्री से इंडिया में आ रही है, इंडिया की भी बाहर जाती है, जहाँ पे ग्रोथ हो रही है वहाँ पे भी फ़ायदा सब दोनों कंट्रीज को मिलता ही है। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, ट्रेड बैरियर जो थे नेशनल बाउंड्रीज के अंदर अंदर होते थे वो हटा दिए गए। अब अक्रॉस द वर्ल्ड कोई भी ट्रेड कर सकता है, कोई भी बाइंग, सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या कुछ भी मार्केटिंग कर सकता है अक्रॉस द ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसके एक्शंस कौन कौन से थे ग्लोबलाइजेशन के, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, बल्कि इंपोर्ट ड्यूटी हटा देना। गवर्नमेंट रिमूव द मनी रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स के लिए मशीनरी है, प्लांट है, वो होते हैं कैपिटल गुड्स, उन पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देना या हटा देना। फिर नेक्स्ट है फेरा। फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसे अब बना दिया गया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो डील करता है फॉरेन एक्सचेंज से। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स जो फॉरेन करेंसी होती है, जैसे US डॉलर्स है या यूरोज है या येन है, सिंगापुर डॉलर्स है, वो है हमारे लिए है फॉरेन एक्सचेंज।
अगर हमें कहीं पे एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो हम इंडियन करेंसी में तो डील कर नहीं सकते हैं, तो हमें फॉरेन करेंसी भी चाहिए होती है। तो जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो बनाया गया है वो सब इस चीज़ में डील करता है। एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें ड्यूटी हटा दी गई है, इंपोर्ट करते हैं तो वो ड्यूटी कम कर दी गई है, जिससे कि हम दूसरी कंट्री से भी सामान खरीद या बेच सकें बिना कुछ एडिशनल खर्चे के। ये मैंने 3 बेसिक पॉइंट्स बनाए थे समझने के लिए। लिबरलाइजेशन में क्या था, लोट्स ऑफ न्यू कमर्स इन बिजनेसेस एंड स्ट्रेंथन कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। लिबरलाइजेशन में लाइसेंसिंग हटाने की वजह से काफ़ी सारे नए बिजनेस उसमें एंटर हुए। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जैसे आप सभी को पिज़्ज़ा तो पसंद होगा ही होगा, तो पिज़्ज़ा में डोमिनोज़ है या कुछ और कोई रेस्टोरेंट है, आज के टाइम में शायद आपने देखा होगा रोहतक की सिटी में ही या अपनी आसपास की सिटी में भी बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं जिनमें पिज़्ज़ा बनता है। तो वो क्यों पॉसिबल हो पाया, लिबरलाइजेशन की वजह से, कि कोई भी उसमें उस इंडस्ट्री में एंटर कर सकता है बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लाइसेंसिंग के। लेकिन अनलेस वो काम लीगल होना चाहिए, इलीगल काम नहीं हो सकता है। तो उससे क्या हुआ, लोड्स ऑफ न्यू कमर्स आ गए उसी बिजनेस में, कंपटीशन बढ़ गया, जिससे कि हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सकता है। प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, बेटर क्वालिटी का और सर्विसेज हमें मिलती है, और जो पब्लिक सेक्टर के जो लॉसेज हो रहे थे वो कंट्रोल हो पाए। जैसे कि मतलब कि हमें प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है, अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो उसमें हर एक एंटरप्राइजेज को, हर एक फर्म को सोचना पड़ेगा कि अगर कंपटीशन में रहना है तो उन्हें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमें बना के देने पड़ेंगे और हमें अच्छी सर्विस देनी होगी कंपटीशन बढ़ने की वजह से। अगर मोनोपोली होती तो शायद इतना ऐसा कुछ फर्क ना पड़ता। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, नो बैरियर्स इन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो ये थे आज के 3 पॉइंट्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल सिस्टम वेयर देयर इज नो quota system, licensing system or any restrictions on any business to enter in any industry. Next है privatization, removal or reducing the stake of government and inviting the shares of private enterprises. Then comes globalization. Globalization means removal or of the trade barriers across the country, national boundaries and free flow of trades all over the globe. तो ये थे टॉपिक एलपीजी, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 भी बोलते हैं, क्योंकि अगर ये ना होता तो हो सकता है कि 1991 के बाद में हमारे इंडिया के पास बिल्कुल भी फंड्स ना बचे होते, और फंड्स को फाइनेंशियली रिफर्बिश करने के लिए ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई थी 1991 में, जो काफ़ी इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत एक बड़ा स्टेज था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया 1991। थैंक यू।